सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टिंग की सबसे खराब आदत असल में सबसे अच्छी हो सकती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही थोड़ी हटके लेकिन बहुत दमदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो खास तौर पे ईटीएफ्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो सवाल यही है, क्या सबसे खराब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सच में सबसे अच्छी हो सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर तो जिस स्ट्रैटेजी को पैसा डुबाने का फॉर्मूला माना जाता है, आज हम उसी में छिपे एक मौके को ढूंढने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कह सकते हैं बदनाम तरीका अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत ही स्मार्ट मूव बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी एवरेजिंग के विरोधाभास को समझते हैं। मतलब इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये है क्या, क्यों इसे इतना इतना खतरनाक माना जाता है, क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर्स इससे दूर भागते हैं। तो देखिए, एवरेजिंग डाउन का मतलब बिल्कुल सीधा साधा है। कोई चीज़ आपने खरीदी और उसकी कीमत गिर गई, तो आपने उसे और खरीद लिया ताकि आपकी जो एवरेज खरीद की कीमत है वो नीचे आ जाए। सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगता है ना? बिल्कुल सही लगता है। लेकिन यकीन मानिए, यही सीधी सादी सोच अक्सर इन्वेस्टर्स को ले डूबती है। और ये जो स्लाइड है ना, ये सारा फर्क आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, काम तो एक ही है, गिरती कीमत पर खरीदना, एक्शन सेम है, लेकिन आप खरीद क्या रहे हैं, बस इसी एक बात से सारा का सारा खेल बदल जाता है। एक तरफ है एक अकेला स्टॉक, यानी एक अकेली कंपनी का भविष्य, जो सच कहूं तो दिवालिया भी हो सकती है। और दूसरी तरफ है पूरा का पूरा बाजार, पूरा इंडेक्स, जो सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकत पर खड़ा है। और ये जो बात आप देख रहे हैं, एवरेजिंग से बुरी कोई रणनीति नहीं है जब बात स्टॉक्स की हो। इसे कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रा याद कीजिए येस बैंक, वोडाफोन आइडिया या ऐसे कई और शेयर्स को, जिन लोगों ने सोचा था कि अरे ये तो बहुत गिर गया, चलो और खरीद लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, उन्होंने सचमुच अपना पैसा जीरो होते हुए देखा है। इसीलिए जब बात सिंगल स्टॉक्स की हो तो ये स्ट्रैटेजी जहर के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि खेल बदलता कहाँ है। आखिर वही काम, वही एक्शन जो एक स्टॉक के लिए तबाही मचा सकता है, वो एक ईटीएफ के लिए एक शानदार मौका कैसे बन जाता है? चलिए इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, उसे समझते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, कोई भी सिंगल स्टॉक जीरो हो सकता है। एक कंपनी फेल हो सकती है और उसका स्टॉक रद्दी के भाव का हो सकता है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस बिगड़ गया तो उस शेयर की कीमत में जो गिरावट आएगी वो परमानेंट हो सकती है। मतलब आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो, खत्म। लेकिन यहीं पर इसी पॉइंट पर आकर पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, बाजार हमेशा ऊपर की तरफ जाता है लॉन्ग टर्म में। एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जैसे कि अपना निफ्टी 50 वो गिर सकता है और बुरी तरह गिर सकता है, पर वो किसी एक कंपनी पर नहीं टिका है, वो देश की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों पर टिका है। और इतिहास गवाह है कि मार्केट हमेशा हमेशा रिकवर करता है और फिर नई ऊंचाइयों को छूता है। तो ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा यही है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब आपका पैसा कई कंपनियों में बटा हुआ है, इसमें लचीलापन है, ये किसी एक स्टॉक की तरह जीरो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि ईटीएफ की बनावट ही ऐसी है कि ये एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी को एक जुए से निकालकर एक सोचे समझे प्लान में बदल देती है। आप किसी एक घोड़े पर नहीं, आप पूरी की पूरी रेस पर दांव लगा रहे हैं। तो चलिए अब थियोरी से निकलकर सीधे एक्शन में आते हैं, देखते हैं कि इसे करना कैसे है। पहली स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल बाइंग, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मुश्त रकम है या जो जब चाहें तब पैसा लगा सकते हैं। ये तरीका बहुत सीधा और दमदार है। सबसे पहले आप एक बेस अमाउंट तय कर लीजिए, मान लीजिए 1000 रुपए। ये वो रकम है जो आप 1% की गिरावट पर लगाएंगे। अब अगर ईटीएफ मान लीजिए 3% गिरता है तो आप अपने बेस अमाउंट का 3 गुना यानी 3000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अगर 5% गिरता है तो 5000 रुपए। सीधा सा हिसाब है, जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर ईटीएफ की कीमत उस दिन बढ़ी है तो कुछ नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चेतावनी है। जो कोई भी इस रास्ते पर चलना चाहता है, उसे इस बात के लिए दिमागी और फाइनेंशियली दोनों तरह से तैयार रहना होगा कि बाजार इतना भी गिर सकता है। इसका मतलब साफ है, ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं है।
इसके लिए आपके पास रिजर्व में यानी साइड में काफी पैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर बाजार 70% गिर गया और आपके खरीदने के पैसे ही खत्म हो गए तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वहीं फेल हो जाएगी। तो यहाँ हिम्मत के साथ साथ पैसा भी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, द डेली डिप। ये खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सैलरी से एसआईपी करते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग एसआईपी करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत है। आप इस स्ट्रैटेजी को उसी एसआईपी का एक स्मार्टर वर्जन, एक अपग्रेड समझ सकते हैं। ये एसआईपी का अनुशासन तो लेती है, लेकिन उसमें मौके पर चौका मारने वाला एक स्मार्ट फिल्टर भी लगा देती है। और इसका हिसाब तो और भी आसान है। मान लीजिए आपका महीने का बजट है 5,000 रुपये। महीने में औसतन 20 ट्रेडिंग दिन होते हैं, तो 5,000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, आया 250 रुपये। अब आपको ये 250 रुपये रोज नहीं लगाने, आपको ये सिर्फ उन दिनों में लगाने हैं जब आपका चुना हुआ ईटीएफ पिछले दिन से नीचे हो, यानी सिर्फ गिरावट वाले दिनों में। तो फर्क क्या हुआ? देखिए, एक नॉर्मल एसआईपी आपकी तय तारीख पर खरीद लेगी, चाहे उस दिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर ही क्यों ना हो, उसे कीमत से मतलब नहीं। लेकिन द डेली डिप स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदती है जब कीमत पिछले दिन से कम हो। इसका सीधा सा मकसद है लंबी अवधि में आपकी एवरेज खरीद को जितना हो सके कम रखना। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद इनका असली सार क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना ये सारे कैलकुलेशंस, ये सारे प्लान्स बस कागज पर ही रह जाएंगे? असली चुनौती वो मैथ्स में नहीं है, वो कैलकुलेशन में नहीं है। असली चुनौती है दिमागी अनुशासन। जब मार्केट गिर रहा हो, जब हर तरफ लाल निशान दिख रहे हों, तब एक्शन लेने का अनुशासन। इस पूरे सिस्टम की कामयाबी किसी फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि हिम्मत पर टिकी है। जब चारों तरफ डर का माहौल हो, जब सब बेचकर भाग रहे हों, तब खरीदने का बटन दबाने की हिम्मत ही असली खेल है। तो असल में ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये सिर्फ खरीद बिक्री नहीं है, ये बाजार की गिरावट को एक मौके में बदलने के बारे में है। ये इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट से दूर रखने के बारे में है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपको लंबी अवधि तक खरीदारी करवाता रहे। और सबसे बढ़कर ये उस हिम्मत के बारे में है जो आपको तब खरीदने को कहती है जब बाकी सब डर के मारे बेच रहे होते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है। सिस्टम बहुत सिंपल है, लेकिन इसे अमल में लाना, इसका मनोविज्ञान बहुत मुश्किल है। तो सवाल यह है कि क्या वो अनुशासन है? क्या जब हर कोई बेच रहा होगा तब खरीदने की हिम्मत होगी? जब बाजार में डर का माहौल होगा तब क्या बाय बटन दबाने का जिगरा होगा? इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना है।